सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम लोग हिंदी गद्य खंड से अध्याय 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक चपला देवी जी हैं। अपनी अपनी पुस्तक निकालिए। आइए अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान दें। चपला देवी। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धूधू पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएँ, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अध्याय को पढ़ने से पूर्व हम चपला देवी के बारे में जानते हैं। इसकी लेखक चपला देवी जी हैं। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। मतलब चपला देवी जी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी थी। उनमें से लेखिका चपला देवी भी थीं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी उन्हीं में से एक थीं। सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धूधू पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला था। बालिका मैना के बलिदान की इस कहानी को चपला देवी ने गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। रिपोर्टाज वो होता है जब हम किसी घटना का रिपोर्ट करते हैं, उस घटना का बखूबी एक एक अंश का जब हम चित्रण करते हैं तो हम उसे रिपोर्टाज कहते हैं। और जो अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। आगे इस अध्याय के बारे में आपकी पुस्तक में लिखा है, मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएँ, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मतलब आपकी पुस्तक में ये बता रहा है कि जिन लोगों ने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वो लोग हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात हैं। ऐसे गौरवशाली लेकिन भूलने वाली परंपरा से किशोर पीढ़ी यानी आप लोग की पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से हिंदू पंच के बलिदान अंक से ये रचना ली गई है। और आप लोग हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को ठीक प्रकार से जान पाएँ, इसलिए इसमें इसकी वर्तनी में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आइए चलते हैं अब अपने अध्याय पे। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक अपनी अपनी पुस्तकों में देखें। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धूधू पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थीं, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाईं, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई न दी थी। उस समय
उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 1857 में जो विद्रोही नेता धूधूपंत नाना साहब थे, जब कानपुर में वो असफल हुए और भागने लगे तो जल्दी में अपनी पुत्री को साथ नहीं ले जा सके। जो उनकी पुत्री थी वो अपने पिता यानी कि धूधूपंत नाना साहब के बिठूर में महल में रहती थी। लेकिन विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। यहाँ पर निरपराध मतलब बिना अपराध किए हुए देवी मतलब नाना साहब की पुत्री यानी मैना को निरपराध देवी की संज्ञा लेखक देते हैं और कहते हैं कि बड़ी ही क्रूरता से उसे उस निरीह यानी निर्दोष और निरपराध मतलब बिना अपराध के उसे अग्नि में भस्म कर दिया गया। और उसका आगे लेखक बताते हैं कि उसका जो रोमांचकारी वर्णन है वो पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर सकता है। पाषाण कहते हैं पत्थर को और हृदय यानी पत्थर हृदय वाले को भी द्रवीभूत मतलब द्रव में बनाना यानी पिघलाना, यानी पत्थर हृदय वाले को भी एक बार पिघला सकता है। आगे लिखते हैं कि कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में जो नाना साहब का राजमहल था उसे लूट लिया गया। उसमें बहुत कम संपत्ति ही अंग्रेज़ों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेज तोप के गोले से नाना साहब के महल को भस्म कर देने का निर्णय लिए। सैनिक दल जब वहाँ तोपें लगाईं तभी उस समय बारामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर के खड़ी हो गई। उसे देख अंग्रेज सेनापति को आश्चर्य हुआ क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई न दी थी। उस बालिका ने बारामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख, करुणा मतलब होता है दया, करुणापूर्ण मतलब दया से भरा हुआ चेहरा और अल्प वयस का अर्थ होता है अल्प यानी कम, वयस यानी उम्र, कम उम्र यानी दयापूर्ण चेहरा और कम उम्र देख करके सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। वह बालिका बाहर आई और बाहर आकर के अंग्रेज़ों से महल की रक्षा करने का निवेदन किया। फिर सेनापति ने इससे पूछा कि इसमें तुम्हारा क्या उद्देश्य है। तो बालिका ने उससे पूछा कि आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति ने उसका जवाब दिया कि ये विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है। वास स्थान मतलब रहने का स्थान है। सरकार ने इसे विध्वंस करने की आज्ञा दी है। बालिका ने जवाब दिया कि आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। आगे आपकी पुस्तक में है, सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यहाँ पर जब उस बच्ची की सेनापति से बहस हो चुकी थी, उसके बाद सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए उसे बताया कि मैं तुम्हारे अनुरोध से ये मकान नहीं गिराने से नहीं रोक सकता हूँ, इसे गिराना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा आदेश हो चुका था अंग्रेज सेना का। इसके बाद बालिका ने उनसे अपना परिचय बताते हुए उनको बताया कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल ही हैं। आपकी बेटी यानी मेरी और उसमें बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पहले वो अक्सर मेरे पास आती थी और आप भी मेरे घर आते थे।
आप भी मुझे अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। और ये बच्ची ऐसा कह के, वो बालिका ऐसा कह के उनसे प्रश्न करती है कि क्या आप वे सारी बातें भूल गए हैं? मेरी की मृत्यु से मुझे बहुत दुख हुआ था और उसकी एक चिट्ठी भी मेरे पास अभी तक है। आगे चलते हैं। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? यहाँ पर इस भाग में लेखक ये बताते हैं कि जब नाना साहब की पुत्री ने जनरल हे को अपना परिचय दिया और बताया कि उनकी पुत्री उनकी दोस्त थी, तो ये सारी बातें सुन करके सेनापति के होश उड़ गए। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस बालिका को पहचान भी लिया और कहा, ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। फिर सेनापति कुछ क्षण ठहर करके बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। सहचरी मतलब साथ रहने वाली, यानी तुम मेरी पुत्री की दोस्त हो, सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय जो हेड सेनापति था, जो हेड था, प्रधान सेनापति जो था, मुख्य जो था, जनरल आउट्रम वहाँ आ गया और उसने हे से बिगड़ करके कहा कि नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनयपूर्वक उनसे बोला कि मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउट्रम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हे, तो लॉर्ड केनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउट्रम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। उसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उस दिन संध्या समय लॉर्ड केनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। इस भाग में लेखक ये बताना चाहते हैं कि हे ने निवेदन किया आउट्रम से कि किसी तरह से इसको बचाया जा सकता है। तो आउट्रम ने कहा कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना ये संभव नहीं है और नाना साहब के ऊपर अंग्रेज़ों का बहुत क्रोध है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। फिर सेनापति हे ने कहा, तो लॉर्ड केनिंग को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउट्रम ने उनसे पूछा कि आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। अगले भाग में लेखक लिखते हैं कि सेनापति हे के मन में दुखी होकर वहाँ से चले गए। सेनापति के हे के मन में उसके प्रति दया आई, वो दुखी होकर के वहाँ से चले गए। इसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही अंदर चले गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य था कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उस दिन संध्या का समय लॉर्ड केनिंग का एक तार आया। लॉर्ड केनिंग यानी कि जो गवर्नर जनरल थे उनका एक तार आया। तार यानी टेलीग्राम, पहले के ज़माने में तार आया करता था। तो लॉर्ड केनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था, जिसका अर्थ था कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना की स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। मतलब लॉर्ड केनिंग जो था उसने ये मैसेज भेजा, ये तार भेजा, ये संदेश भेजा कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना की स्मृति चिन्ह यानी उनकी यादों का एक एक चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण जो क्रूर जनरल आउट्रम की आज्ञा
से नाना साहब के सुविशाल मतलब सु यानी सुंदर और विशाल मतलब बड़ा राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे, यानी उनके महल पर तोप के गोले बरसाए जाने लगे और घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। आइए आगे चलते हैं। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है, जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। इस भाग में लेखिका ये बताती हैं कि उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, यानी जो टाइम्स पत्रिका का एक लेख लिखा गया उसमें क्या लिखा गया या आगे दिया हुआ है। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। मतलब नाना साहब के प्रति यहाँ पर नाराज़गी व्यक्त की गई थी और भारत सरकार यानी तत्कालीन भारत सरकार यानी कि अंग्रेज़ों की जो भारत में सरकार थी वो आज तक नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, इसके लिए दुख जताया गया था। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। यानी कि ये लंदन के टाइम्स पत्रिका में छपा था। मतलब अंग्रेज़ों का ऐसा विचार था कि जब तक हम लोगों के शरीर में यानी अंग्रेज़ों के शरीर में खून रहेगा तब तक वे कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना नहीं भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई। उस लेख में यह भी बताया गया था कि पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सभा में सर टॉमस हे की रिपोर्ट पर हंसी हुई थी, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है, जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा। मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सर टॉमस हे की रिपोर्ट पर मजाक उड़ाया गया, हंसी हुई, जिसमें हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। आगे वहाँ पर यह भी कहा गया कि निश्चय ही यह कलंक की बात है कि जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा मांगा जा रहा है। आगे हे के बारे में क्या कहा गया कि अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। मतलब उनको ये बताया गया कि जो महाराष्ट्र की बालिका है उसके सौंदर्य पर हे मोहित हो गए वृद्धावस्था में। मतलब जो नाना साहब की पुत्री थी उनके प्रेम में मोहित हो गए या उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए, ऐसा बोला गया वहाँ पे। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। मतलब वहाँ ये ऐसी भी बातें उठी कि किसी भी संबंधी को, जो नाना साहब का कोई भी संबंधी हो, जहाँ कहीं भी मिले उसे मार डाला जाए और जिस कन्या से यानी जिस लड़की से हे का प्रेम आलाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। जनरल हे का कोई प्रेमालाप नहीं हुआ था, बल्कि जनरल हे की जो पुत्री थी वो नाना साहब की पुत्री की दोस्त थी, इसलिए उनके मन में थोड़ी सी सहानुभूति थी। आइए आगे चलते हैं। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ।
इस भाग में लेखक ये बताते हैं कि सितंबर के महीने में अर्धरात्रि के समय यानी आधी रात के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए, यानी स्वच्छ यानी साफ, उज्ज्वल यानी सफ़ेद वस्त्र यानी कपड़े पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद, यहाँ आप लोग कृपया ध्यान देंगे, भग्नावशिष्ट, भग्नावशिष्ट में दो शब्द मिले हुए हैं, भग्न और अवशिष्ट। भग्न मतलब होता है टूटा हुआ या खंडित, और अवशिष्ट मतलब होता है शेष या बचा हुआ, यानी जो टूटा हुआ या खंडित बचा हुआ है। प्रासाद, प्रासाद मतलब राजभवन, राजमहल, मंदिर, देवालय, जो बहुत कलाकृतियों के साथ बनाया गया हो उसे प्रासाद कहते हैं। यानी कि यहाँ इसका ये मतलब हुआ कि नाना साहब का जो टूटे हुए महल का जो अवशिष्ट था, यानी नाना साहब के महल का जो टूटा हुआ अवशेष था उसके ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर के वहाँ गए, लेकिन लड़की बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। इसके बाद कराल रूपधारी, कराल यानी भयंकर, रूपधारी मतलब रूप को धारण करने वाला, यानी चेहरे से भयंकर दिखने वाला जनरल आउट्रम भी वहाँ पहुँच गया। वह उसे तुरंत पहचान गया और बोला, यह तो नाना की लड़की मैना है। इस पर बालिका किसी और न देखती थी और न अपने चारों और सैनिकों को देखकर जरा भी डरी, मतलब बहुत निडर थी। जनरल आउट्रम ने उससे बोला, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना ने उसके मुख की ओर देख करके आर्त स्वर, आर्त मतलब होता है दुखी, दुखी स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे मैं आज यहाँ जी भर के रो लूँ। आगे चलते हैं। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था। यहाँ पर लेखक ये बताते हैं, लेखिका ये बताती हैं कि इतना वो आर्त स्वर में बोली कि मैं आज यहाँ जी भर के रो लूँ, थोड़ा मुझे समय दीजिए। लेकिन इस पर भी पाषाण हृदय, यहाँ पुनः पाषाण हृदय आया है, मतलब पत्थर हृदय वाले, कठोर हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में ला कर के कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता, महाराष्ट्र के इतिहासवेत्ता मतलब इतिहास के जानकार, वेत्ता मतलब होता है विद्वान, इतिहास के विद्वान, जैसे इतिहासवेत्ता कहते हैं, भूगोलवेत्ता कहते हैं कि भूगोल के विद्वान, इतिहास के विद्वान, महाराष्ट्र के इतिहास के विद्वान महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था। वो बाखर पत्र छपता था, उसमें छपा हुआ था क्या, ध्यान से सुनिएगा। कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। मतलब उसमें ये दुखी समाचार, ये दुख समाचार, ये दुख खबर छपी हुई थी कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जला करके भस्म कर दी गई, मतलब अंग्रेजों ने उन्हें जला दिया। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। यहाँ पर लेखिका लिखती हैं कि भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति, मतलब शांत और सीधी साधी मूर्ति, मतलब वो अनुपमा के लिए, मूर्ति मतलब मैना के लिए लिखा गया है। यहाँ पर नाना साहब की एकमात्र कन्या धधकती हुई आग में जला करके भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। शांत और सरल मूर्ति और अनुपमा बालिका, अनुपमा मतलब होता है जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, मतलब सीधी सरल मूर्ति यानी उस अनुपमा जिसकी कोई उपमा मतलब अलग तरह की उस बालिका को जलती हुई देख करके सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। आप लोगों ने देखा कि कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर पूरे घटना का चित्रण चपला देवी के द्वारा किया गया है कि किस तरह से उनकी पुत्री को यहाँ पर के जला करके भस्म कर दिया गया। आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को
ये पूरा अध्याय समझ में आया होगा, नए शब्दों को आप जान पाए होंगे और रिपोर्टाज की ये जो विधि है, जो गद्य का ये तरीका है, इसे भी आप समझ पाए होंगे। जो भी आप लोगों को समस्याएं होंगी वो उन समस्याओं को आप मेरे द्वारा निराकरण करवा सकते हैं। धन्यवाद।